हेलो एवरीवन। आज आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रूस यूक्रेन विवाद। ठीक है, हम सबको पता है कि इस टाइम जो युद्ध छिड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच। ठीक है, तो हमको तो लग रहा है कि हम ये सोचते हैं इमोशंस में आके कि जो रूस था उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वैसे ही अगर हम एक अच्छी सोच रखना चाहते हैं तो किसी चीज़ का कारण पता होना हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी चीज़ का रीज़न पता करके, उसका बैकग्राउंड पता करके किसी भी टॉपिक का तभी हम जो एक अच्छी समझ है उसको विकसित कर सकते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि हमको ऐसे किसी भी टॉपिक पे बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। हमारा झुकाव किसी एक तरफ नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब हम उसके इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसका सही रीज़न हमको समझ में आएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ये विवाद है उसका क्या कारण है। जो रूस यूक्रेन विवाद है उसका मुख्य कारण नाटो है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे नाटो कैसे है और ये नाटो है क्या। तो अगर हम नाटो का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नाटो का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1949 में हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। और इसके स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम विश्व में शांति फैलाएंगे। ठीक है, मेनली जो अगर हम अटलांटिक के अगर हम ईस्ट या वेस्ट वाले पार्ट को देखते हैं, जितने देश अटलांटिक से अपनी सीमा साझा करते हैं, अटलांटिक ओशियन से, तो मेन रीज़न उनका यही था कि हम एक शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस उद्देश्य से नाटो का इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। लेकिन ये युद्ध का कारण कैसे बन गया, और वो भी खासकर रूस और यूक्रेन के बीच। हम सबको पता है कि जो यूक्रेन था, यूक्रेन पहले सोवियत संघ का ही एक पार्ट था। ठीक है, यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन। उसमें जब 1991 में यूक्रेन जब यूएसएसआर टूटा तो वो कई सारे देशों में टूट गया, उसका विघटन हो गया और यूक्रेन एक बहुत महत्वपूर्ण देश था जो यूएसएसआर से अलग हुआ था। अगर हम यूक्रेन को मैप पे देखें तो यूक्रेन की जो साउथ की जो उसकी सीमा है वो मेडिटेरियन सी से लगती है। ठीक है, जो कि व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो उसका जो क्रीमिया प्रायद्वीप था उस पर भी रूस ने कब्जा कर लिया 2014 में। ठीक है, और जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो प्रेजेंट टाइम में रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो चाहते हैं कि यूएसएसआर जो था वो अपने पुराने उसमें वापस आ जाए। ठीक है, उनको ये यूएसएसआर का टूटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं इस चीज़ में। तो ये तो अलग बात रही। हम नाटो की बात करते हैं। तो जो नाटो की स्थापना हुई वो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हुई। और हमको ये ध्यान रखना है कि जो नाटो है एक मिलिट्री आइलैंड्स है। ठीक है, तो फिर इसमें प्रेजेंट टाइम में 30 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका सबसे मेन कंट्री है, फ्रांस है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूरोप के कंट्री, फिर तुर्की वगैरह, ये सब नाटो के सदस्य हैं। और अगर हम नाटो की अगर हम बात करते हैं तो नाटो का जो इसके हर संगठन के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो इसका जो आर्टिकल 5 है नाटो का, वो ये कहता है कि नाटो के जो 30 कंट्री है इस पर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है, ठीक है, ये अपने गृह युद्ध में किसी की हेल्प नहीं करेगा, आपस में लड़ भिड़ के मर जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाहरी देश कोई भी इन 30 देशों पे अगर हमला करता है तो वो हमला इन 30 देश पे माना जाएगा, भले ही वो किसी एक पे करे। तो नाटो की ये नीति है, इस नीति के साथ नाटो चलता है। ठीक है,
तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी एक देश में गृह युद्ध छिड़ गया, वहाँ के आपस के लोग लड़ रहे हैं, तो नाटो कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा देश आके उस देश पे हमला करता है इन तीसों में से किसी पे, तो वो हमला इन तीसों पे माना जाएगा और तीसों की सेनाएं मिलके उस देश से लड़ेंगी। तो ये नाटो की विशेषता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नाटो का जो विस्तार था वही रूस यूक्रेन के झगड़े की जड़ बनी, ठीक है। जो नाटो था वो लगातार अपना विस्तार कर रहा था और इससे अगर हम देखेंगे तो रूस से बहुत सारे देश अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, यूक्रेन भी उसमें से एक है। तो नाटो ने अगर हम स्पेशली बात करें तो अमेरिका ने यूक्रेन को ये इनवाइट किया कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, ठीक है। अब अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो जो नाटो की सेना थी वो बॉर्डर पे आ जाती, किसके बॉर्डर पे, यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे आ जाती। रूस इसको अपने स्थायित्व के लिए खतरा बता रहा था कि नाटो की सेनाएं हमारे इतने पास नहीं आनी चाहिए और वो उसका लगातार विरोध कर रहा है। स्टार्टिंग से ही नाटो के विस्तार का विरोध कर रहा है कि हमारा कोई पड़ोसी देश नाटो की सदस्यता नहीं ग्रहण करेगा, नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और हुआ वही, इसको उकसाया गया, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जिससे ये प्रूव हो सके कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। ऐसी कोई बातचीत ऑब्वियसली नहीं हुई। तो युद्ध की जो मेन वजह है वो ये ही है, नाटो का विस्तार, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, अन्य देशों का रुख देखते हैं। तो अन्य देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमको पता है अमेरिका ने साफ तौर से मना कर दिया है। अमेरिका ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं रसिया पे, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा, हो सकता है बाद में वो उसका इफ़ेक्ट दिखे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल रसिया उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नाटो की सेनाएं यूक्रेन की हेल्प नहीं कर सकती, वो लड़ने नहीं जाएंगे रसिया के खिलाफ। तो इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने उकसाया और बाद में लड़ नहीं रहा है, ये बात सही भी है। और वो इसीलिए कहीं भी आप देखेंगे तो जो रसिया और अमेरिका है वो हर जगह आमने सामने आ जाता है, चाहे वो किसी तीसरे देश की बात हो, कहीं की भी बात हो, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं, ठीक है। किसी बात पे उनकी एक सहमति नहीं बनती है, वो लगातार एक दूसरे का विरोध करते हैं। और अमेरिका की ये बात बहुत हद तक सही भी है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो बहुत सारी जगह पे अमेरिका ने ऐसी नीति अपनाई है कि दो देशों को भिड़ा के फिर वो फ़ायदा बीच में वही उठाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। कि अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करता तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नाटो की सेना है वो रसिया के बॉर्डर पे आ जाती और हो सकता है कि वो रसिया के लिए खतरा होता। तो रसिया ने बहुत सारे रीज़न दिए हैं और रसिया ने क्या किया कि जो यूक्रेन का जो, ठीक है, उसमें लुहांसबर्ग थे और भी एक जो जगह थी जिसको रसिया ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। और उसके पीछे उसने यह रीज़न दिया है कि जो जेलेंस्की हैं वो बहुत ज़्यादा पश्चिम के इशारे पे चल रहे हैं। पश्चिम की बात करें तो जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका वगैरह, ठीक है, जेलेंस्की उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जो रसियन लोग हैं उनका वो शोषण कर रहे हैं। रसियन लोग जो यूक्रेन में रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका शोषण हो रहा है, तो इसलिए हम मानवता के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि जो यूक्रेन है वो उनका शोषण कर रहा है, इसकी इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, ठीक है। आज हम अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर किसी टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे।